नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के बाद एनडीए सांसदों के साथ चाय पर हुई बैठक में कांग्रेस के कई युवा नेताओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में कई टैलेंटेड युवा नेता हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इन युवाओं की मौजूदगी राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट महसूस करवाती होगी। बैठक में विपक्ष का कोई सांसद शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री ने सत्र को सफल बताया और खास तौर पर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पास होने की सराहना की। इस बिल में ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं। संसद का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने समापन भाषण में बताया कि 18वीं लोकसभा का यह 5वां सत्र 31 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। इस दौरान लोकसभा में 120 घंटे चर्चा के लिए निर्धारित थे, लेकिन वास्तव में केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। उन्होंने बताया कि सत्र में कुल 12 विधेयक पारित किए गए और 28 से 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन प्रधानमंत्री के उत्तर के साथ हुआ। ओम बिरला ने कहा कि सदन की कार्यवाही संसदीय परंपरा और मर्यादा के अनुसार नहीं चल पाई। उन्होंने कहा कि असहमति और बहस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सभी दलों को मिलकर सदन की गरिमा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र के प्रस्ताव पर जीओएम ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब खत्म कर उनकी जगह क्रमशः 5% और 18% कर लगाने की सिफारिश की है। अब यह मामला अंतिम निर्णय के लिए जीएसटी काउंसिल को भेजा गया है। प्रस्ताव में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की बात भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि तंबाकू जैसी विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% कर का प्रावधान रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अतिरिक्त कर लगाने और राजस्व नुकसान को स्पष्ट करने की मांग की है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी में बदलाव को दिवाली का तोहफा बताया था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि नए ढांचे से आम जनता, किसानों और एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी। देश में इस साल अच्छी बारिश के बावजूद किसानों की उम्मीदों पर यूरिया खाद की कमी ने पानी फेर दिया है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में किसान खाद केंद्रों पर घंटों लाइन लगाने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 तक यूरिया का स्टॉक पिछले साल से काफी कम है। इसकी बड़ी वजह ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट, रूस और यूक्रेन युद्ध और एक्सपोर्ट में देरी मानी जा रही है। बता दें कि यूरिया धान, गन्ना और मक्का जैसी खरीफ फसलों के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से लागत बढ़ रही है और पैदावार घटने का खतरा है। किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की। उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किसानों ने खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। प्राइवेट दुकानों पर यूरिया 800 से 1000 रुपए तक बिक रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर स्टॉक ना के बराबर है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र और राज्य के मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़ा बिल पारित होने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान संशोधन से जुड़ा है और इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इस समय एनडीए के पास 293 वोट हैं, जबकि पारित करने के लिए 363 वोट चाहिए। सिब्बल ने कहा कि ऐसे हालात में यह बिल कभी पारित नहीं हो सकता। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया था। इस बिल में प्रावधान है कि यदि कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिन की हिरासत या गिरफ्तारी में हो तो उसे पद से हटा दिया जाए। देश के 111 से अधिक रिटायर्ड आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों ने भारत सरकार की गजा संकट पर प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने खुले पत्र में कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर, अस्पष्ट और निराशाजनक रही है। पूर्व नौकरशाहों ने गजा में इस्राएल की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार बताया और भारत की विदेश नीति में नैतिकता की कमी पर सवाल उठाया। पत्र में कहा गया कि पिछले 22 महीनों में 60,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह फिलिस्तीन का समर्थन करने का दावा करते हुए भी इसराइल को रॉकेट, विस्फोटक और ड्रोन सप्लाई कर नरसंहार में मदद कर रहा है। पत्र में युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की आपूर्ति के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है।
हस्ताक्षरकर्ताओं में अशोक वाजपेयी, शिवशंकर मेनन, एएस तुलत, नसीब जंग समेत कई प्रमुख पूर्व अधिकारी शामिल हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुंबई स्थित वर्षा बंगले पर हुई मुलाकात के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि नेताओं के बीच मुलाकात राज्य की परंपरा है और इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब शिवसेना, यूबीटी और मनसे को बेस्ट कर्मचारी सहकारी ऋण समिति चुनाव में करारी हार मिली। दोनों दलों ने पहली बार मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 21 में से एक भी पद नहीं जीत पाए। फडणवीस ने उन पर ठाकरे ब्रांड के नाम पर चुनाव को राजनीतिक बनाने का आरोप लगाया। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई में ट्रैफिक और पार्किंग बड़ी समस्या बन चुकी है और इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री और मुंबई पुलिस से चर्चा की। लेकिन आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। लोकसभा में बुधवार को पेश किए गए 3 अहम विधेयक पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिल में नया सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री या सीएम झूठे आरोपों में जेल भेजा जाता है और बाद में निर्दोष साबित होता है तो गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी, उसके अधिकारी और उस समय के पीएम या सीएम को भी सजा मिलनी चाहिए। सिसोदिया ने यह भी कहा कि यह प्रावधान सिर्फ नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी लागू होना चाहिए ताकि सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल मंत्रियों को ब्लैकमेल करने के लिए ला रही है। बता दें कि इस बिल को हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। इसमें प्रावधान है कि अगर केंद्र या राज्य के कोई मंत्री भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में 30 दिन से अधिक हिरासत या गिरफ्तारी में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तेजस्वी ने दावा किया कि यह बिल खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और पीएमएलए एक्ट का इस्तेमाल नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को जनता का पूरा समर्थन मिलने की बात कही। यह यात्रा बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई है और 16 दिनों तक चलेगी। तेजस्वी ने कहा कि यह ऐतिहासिक यात्रा भाजपा और चुनाव आयोग की सच्चाई उजागर कर रही है और आने वाले दिनों में जनता मौजूदा सरकार को जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने मुस्लिम बैंड संचालकों को अपने बैंड से हिंदू देवी देवताओं के नाम हटाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि कुछ मुस्लिम बैंड मालिक मां दुर्गा, शिव जैसे नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मंगलवार को कई बैंड मालिकों को बुलाकर निर्देश दिए और सभी ने नए नाम रखने पर सहमति जताई। हालांकि इसके लिए समय मांगा। शिकायत वकील शैबी शर्मा ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने दावा किया कि इस पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। इस आदेश पर शहर में अलग अलग राय सामने आई है। कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं के सम्मान का कदम मानते हैं तो कुछ इसे सामुदायिक सौहार्द के लिए खतरा बता रहे हैं। बैंड मालिकों का कहना है कि नाम बदलने से उनकी पहचान और कारोबार पर असर पड़ेगा। एक संचालक ने बताया कि उसने गुरु के कहने पर बैंड का नाम शिवजी पर रखा था और अब इसे बदलना नाइंसाफी है। फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का मकसद तनाव रोकना है और उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि धनखड़ पहले राज्यसभा में खुलकर बोलते थे, लेकिन इस्तीफे के बाद पूरी तरह खामोश हैं। राहुल ने पूछा कि आखिर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति छुपे क्यों हैं, वे एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पा रहे। राहुल ने इस स्थिति को देश में बढ़ते भय और लोकतंत्र पर खतरे से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि इस्तीफे के पीछे दबाव की वजह हो सकती है और कहा कि अगर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी चुप हो जाएं, तो आम जनता की आवाज कौन सुनेगा। उन्होंने संविधान को देश की आत्मा बताते हुए कहा कि इसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें संविधान को बदलना चाहती हैं और मनुस्मृति के विचार को बढ़ावा देती हैं। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक हलचल और अटकलें तेज हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति की चुप्पी नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.